नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और कैसे हैं भाई आप सब? जैसा कि आज के टॉपिक के बारे में आपको पता है, मानव के तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। चलो भैया, सुबह हो चुकी है और आज की शानदार सी क्लास अपनी करते हैं शुरू। कल तक हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके थे, यानी कि मानव में कितनी हड्डियां हैं और उनके बारे में, उनके बीच में लगे हुए कितने जोड़ आपके देखे जाते हैं। इस जोड़ के भी अलग अलग भाग हमने देखे कि कुछ कार्टिलेजिनस हैं, कुछ फिब्रस हैं, कुछ आपके साइनोवियल हैं, मतलब अचल संधि है, पूर्ण संधि और पूर्ण संधि। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके थे। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी हो, वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो चुका है, जॉइंट्स का भी और मानव के कंकाल तंत्र का भी, उसको एक बार देख लेना। आज बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। मतलब ये ऐसा सिस्टम है जो बॉडी में हर प्रकार का कंट्रोल करने का काम करता है। कि घर का मुखिया कौन है भाई, एक ना एक तो होता है। ऐसे ही बॉडी का मुखिया कौन है, ये कहलाता है कि अगर इसका फैसला ना आए तो आप कोई भी काम को पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई। 7 बजे वाला, अच्छा। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। ठीक है नन्या, अभी उसको लिखवा देते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलो। चलिए, जिनको भी इंट्रो की क्लास नहीं मिली है एक बार चेक कर लेना, आपके इसी प्लेलिस्ट में ऊपर एक इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, वो ज़रूर से देख लेना। और बाकी बेटा, सुबह 7 बजे वाले टाइम में ना कुछ स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो क्लास आपकी ऑनलाइन मतलब प्रॉपर टाइम पे हो भी नहीं पा रही थी। तो फिलहाल ये क्लास अब आपकी 9 बजे रहेगी, इसीलिए समय आपका चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। अब देखो, एक बहुत बेसिक सी बात कि मैम इस पूरे ब्रेन के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कि मतलब नर्वस सिस्टम में ब्रेन तो आता ही आता है। ब्रेन के पीछे ना एक पूरी नलिका निकली होती है, एक पूरी आपकी जैसे आप ये कह सकते हो कि एक मेरू रज्जु नाम की स्पाइनल कॉर्ड निकली हुई दिखाई देती है। तो मतलब आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी हमने पूरे कंकाल तंत्र में पढ़ी थी, उस रीढ़ की हड्डी के बीच में से एक कॉर्ड निकलेगी, एक आपकी नस निकलेगी, जिसे स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर कहा जाता है। तो मिलकर के ये सब अलग अलग काम करते हैं। यही नर्वस सिस्टम क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कुछ इस प्रकार से ब्रेन को लिए बैठा है। कि मतलब ये बाहर का जो ढांचा देख रहे हो ना, जो बाहर का कपाल जिसे करोटी कहा था, याद करो कि इसके अंदर कितनी हड्डी बताई थी? 8 आपके इस क्रेनियम में बताई थी और 14 बोन्स इस चेहरे के अंदर बताई थी या नहीं थी? क्विकली बताओ भाई। 8 हड्डी आपके कपाल की, जिसे हमने टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड, स्फेनॉइड के नाम से याद किया था। और 14 बोन्स आपकी किसकी थी? चेहरे की दिखाई दे रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये अंदर की तरफ जो बैठा है, इसे हम नाम देते हैं आपका मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो हमें जो पढ़ना है ना, वो इसी को पढ़ना है, क्योंकि बाहर की हड्डियां तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। बात करेंगे आपके ब्रेन के बारे में। ये ब्रेन ही है जो मुख्य तौर पे सारा कंट्रोल करता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया हर प्रकार का नियंत्रण कौन करेगा, कि तुम्हें कुछ भी चीज़ चाहिए, तुम्हें किसी की याद आ रही है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मोबाइल चलाना है, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें भूख लग रही है, गुस्सा आ रहा है, सारे फैसले आपके यही ब्रेन है जो कि यहाँ पर लेता है। तो ब्रेन को ही कहा जाता है कि मुख्य नियंत्रण केंद्र। जैसे कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है ना, वैसे ही काम इसका देखा जाता है। ठीक है जी, चलो अब लिखना यहाँ पर शुरू कर देंगे कि सबसे पहले ये मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटरी और कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये किन किन चीज़ों पर काम करेगा, तो मेरे भाई ये नियंत्रण भी करता है, ये आपका पूरा तरह से नियामक भी कहा जाता है, यानी कि रेगुलेट करेगा हर एक कार्य को, और साथ में संचार प्रणाली, क्योंकि यहीं से ऑर्डर सारे के सारे आपके जाते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे कि तीनों तरह से काम करेगा। बाकी कहते हैं ना कि आपका कौन सा ऐसा केंद्र है जो आपकी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मेंटल एक्टिविटी को। मैम मैं कुछ सीख रहा हूँ, कुछ लर्न कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी कितनी शार्प है, मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ, सारी चीज़ें यही कंट्रोल करता है। ठीक है, लर्निंग को भी और मेमोरी को भी। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सीपीयू ऑफ बॉडी। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसे कह सकते हो केंद्रीय
प्रसंस्करण इकाई। ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट से। इस टॉपिक के पीछे का पीडीएफ नहीं है ब्रजनंदन कुमार। ठीक है भाई, पीडीएफ आप लोग की मिल जाएगी आपको। एक्चुअली होता क्या है, पीडीएफ आपकी डलवा दी जाती है, ठीक है, उसको एक बार वहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन पर शो होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मे बी इस वजह से आपको पीडीएफ ना दिखाई देती हो। बाकी आपकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। नोट कर लेंगे इसे फटाफट से। राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। संजू, जितेंद्र, आरती, ब्रजेश कुमार, कृष्णा, अखिलेश। चलो, इसी को कहा जाता है मुख्य नियंत्रण केंद्र, यानी कि मेजर कंट्रोलिंग सेंटर। जी हाँ, ये नर्वस सिस्टम की आपकी पहली क्लास है आज। कल तक हमने जोड़ों के बारे में पढ़ा था। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो हम इसी नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं, यानी कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसके दो अलग अलग पार्ट्स में। ये पहली स्लाइड है, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, कंप्यूटर पढ़ाओ। कंप्यूटर की क्लासेस चल तो रही हैं तुम्हारी? क्यों भाई, कंप्यूटर की क्लासेस तो चल रही हैं। देखो इधर, हमने कहा बॉडी में भाई बीच में पूरा आपका ब्रेन पाया गया। ये बीच में पूरा का पूरा क्या है, ब्रेन है। ये दिमाग है, और ये दिमाग के नीचे क्या दिख रही है हमें, मेरुरज्जु, एक नस निकली हुई है। एक तो सिस्टम ये है, ये मैम कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में, मतलब बिल्कुल एक्सिस पे दिखाई दे रहा है अंदर। बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल लाइन इसकी ये यहाँ पर बना करके रखे हुए है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी जो आपके बीच में मेरुरज्जु होती है, इससे कुछ ना कुछ नसें भी निकली हुई होंगी। तो हमने इसको दो भागों में बांटा। पहला भाग कहलाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि अगर आप बात करोगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। पहला कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो इसके अंदर दो चीजें मुख्य तौर पर आ रही हैं, एक ब्रेन आ रहा है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। ठीक है, एक तो आपका मस्तिष्क आता है यहाँ पर, और दूसरी आती है मेरुरज्जु। इसके अलावा अगर हम सेकंड भाग देखें, दूसरा भाग देखें, तो उसे हम नाम देते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको शॉर्ट में PNS भी लिखा जाता है। हिंदी में लिखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। इस परिधीय तंत्रिका तंत्र में जितनी भी नसें हैं ना, ऑल नर्व्स, ये आती हैं यहाँ पर। जितनी भी आप नसें यहाँ पर देखते हो वो आती हैं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में। आवाज सबको साफ आ रही है? नर्वस सिस्टम नहीं होता तो दिल नहीं टूटता। फिर वही बात, देखो दिल तो टूटता ही नहीं है यार। दिल तो आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये तो टूटने वाला काम तो है ही नहीं इसका। तुम्हारी भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, बस थोड़ा इमोशंस में प्रॉब्लम आ जाती है। कृष्णा सिंह, कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है, आप साइंस हमारे से पढ़ सकते हो, बाकी भैया कंप्यूटर लैब नैन सर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़िए। तो ये दो भागों में हमने बांटा, एक एक करके ब्रेन को भी पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ेंगे, और आपकी नसों के बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। क्लियर? शुरुआत करेंगे ब्रेन से, मस्तिष्क से। और एक पॉइंट और यहाँ पर लिख लेना कि ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम की जो इकाई होती है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो कहलाती है हमारी न्यूरॉन। कि अगर ये पूरा तंत्र का तंत्र है तो ये भी तो किसी एक छोटे से भाग से मिलके बना होगा ना भाई, तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है, यानी कि तंत्र का तंत्र की सबसे छोटी इकाई। उसे कहते हैं तंत्री कोशिका, या फिर उसको आप यहाँ पर अच्छा ठीक है, न्यूरॉन का नाम दे सकते हो। न्यूरॉन कहें या तंत्री कोशिका कहें, इसको हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं।
बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जो कहते हैं ना कि दिमाग में भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, विद्युत गतिविधियां चलती हैं। एक सूचना आई है तो वो हर एक अलग अलग सेल तक पास होगी, वो इसी सेल के द्वारा पास होती हुई नजर आती है। नोट करो इसे फटाफट से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको हम याद कैसे करते हैं कि देखो मैम, बीचों बीच में तो हमने देख लिया कि हमारे पास क्या है, ये स्कल है और इससे निकला हुआ एक मेरुरज्जु है। तो भाई ये तो केंद्र में हो गया, तो केंद्रीय बन गया। परिधि है, जैसे हम कहते हैं ना पेरिफेरी है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ नसें निकली होंगी, यहाँ पर भी होंगी, कपाल से भी निकल रही होंगी, ब्रेन से भी कुछ ना कुछ नसें निकल रही होंगी, तो उन सबको नसों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं परिधीय या पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। अभी इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है, लिखो इसे जल्दी से। मैम साउंड नहीं आ रहा है, ठीक, आप कमेंट भी नहीं देखती हो, एक एक कमेंट देख रहे हैं हम पंकज कुमार जी। चलिए, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगली, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारे इसी तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो सबसे पहला भाग जो आता है उसे हम कहते हैं आपका ब्रेन। मतलब जो हम सबसे पहले अब पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मस्तिष्क के बारे में, कि एक एक करके पढ़ेंगे, पहले ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर सारा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो भाई इतना तो हम समझ गए मैम कि जो ब्रेन होता है ना वो कुछ इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, और अगर इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो हमें कुछ इस भाग में नजर आता है। लेकिन इसके काम क्या क्या होते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि भैया ये मुख्य काम यहाँ पर क्या कर रहा होगा, ब्रेन है। आप बॉडी के अंदर जितना भी कंट्रोल देखोगे, नियंत्रण देखोगे, वो यही करता है। यानी कि पहला काम इसका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर ये कहा जाता है। जितनी भी सूचनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम, उन सूचनाओं को यहाँ पर ये पहले सबसे पहले प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद ब्रेन काम करेगा और फिर आपके आउटपुट देने वाला काम करता है। ये काम कंप्यूटर की तरह ही करता है। देखो जैसे हम ये बात करते हैं ना, ओ मेरे भाई इधर सुन लो पहले। अगर हम आपसे ये बात करें कि मान लो तुम्हारे आंखों के सामने एक पानी का ग्लास रखा है, और वही पानी का ग्लास देख करके तुम्हारी आंखों ने एक सूचना पहुंचाई ब्रेन तक कि भैया आंखों के सामने है पानी का ग्लास। अब ब्रेन ने कहा कि यार जब आंखें उसे देख रही हैं, तुझे प्यास लग रही है, तो हाथ आगे बढ़ा और पानी का ग्लास उठा और पी जा। यही होगा ना। तो पूरी सूचना गई है, प्रोसेस हुई है, फिर वापस से आई है। मतलब आंखों से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई, ब्रेन ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके हाथों तक एक दूसरी नस सूचना को लेकर आएगी जो कहेगी कि पानी का ग्लास उठाया और पी लिया, तुम्हारी प्यास मिट गई। तो ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है केंद्रीय सूचना प्रसंस्करण इकाई, याद रखिएगा। दूसरा काम कमांड और कंट्रोल, यानी कि हर प्रकार से जितने भी मुखिया है ना, तो मुखिया तो आपका कंट्रोल भी करेगा, आपको संभाल के भी रखेगा और आपको ऑर्डर भी देगा। तो कमांड भी करेगा और कंट्रोल भी यही यहाँ पर करता हुआ नजर आता है। बात क्लियर हो रही है, ये सब लिखते चलेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि भैया देखो इसका काफी सारे अलग अलग काम हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे कि बॉडी में कुछ आपके ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, कुछ आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो तुम्हारी मर्जी से होती हैं, कि तुम चाहते हो फिलहाल लिखना तो तुम लिख दोगे, तुम चाहते हो खाना खाना तो तुम खा लोगे, लेकिन तुम नहीं चाहते इस वक्त की छींक आए, लेकिन फिर भी आएगी, तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगी। तो ये जितनी भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं हैं, सबको संभालता है, सबको यही नियंत्रित करता है, बात याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई ये थर्मो रेगुलेशन में काम करेगा। थर्मो रेगुलेशन वर्ड का हम हिंदी में जब मतलब देखते हैं तो उसे कहा जाता है ताप नियंत्रण। किसमें मदद कर रहा है, ताप नियंत्रण में। ताप नियंत्रण यानी कि मैम बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अब ठंड पड़ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं हाथों को इस प्रकार से रब करूंगा तो मेरी बॉडी में क्या होगी, एक हीट जनरेट होगी, एक ऊष्मा पैदा होगी, एक गर्मी सी अलग पैदा होगी। और जब वो पैदा होती है तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी ने बाहर के तापमान को क्या किया है, कंट्रोल किया है। ऐसी जब बाहर गर्मी पड़ रही होती है तो हमें अपने आप पसीने आने शुरू हो जाते हैं, हम चाहते नहीं है, अपने आप पसीने आते हैं। और पसीने आएंगे, हवा चलेगी तो तुम्हें ठंडक का एहसास होगा, भरी गर्मी में ठंडक का एहसास। तो याद रखिए बॉडी अपने आप अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करती हुई नजर आती है, तो इसे हम ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। हाँ, ये सब ब्रेन के अंदर लिखने हैं, ये सारे काम ब्रेन के देखे जाते हैं। तो अभी हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बैच जो है वो आप लोग के लिए हर एग्जाम में आपको मदद करने वाला है। तो याद रखना, बेसिक से बेसिक बारीकी को सीख करके हम यहाँ पर चलेंगे। ऑल राइट, चलो
अच्छा, नेक्स्ट काम क्या होगा मैम? थर्मो रेगुलेशन तक तो देखो इसने करा दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारी बॉडी में और भी ढेर सारे काम होते हैं, जैसे हमारी रिदम को मेंटेन करना। रिदम मतलब क्या होता है कि तुम्हें पता है ना कि सुबह उठ करके अपना दिनचर्या शुरू करनी है, रात का समय है सो जाना है, बॉडी की एक लय तैयार हो जाती है, एक रिदम हो जाती है कि भाई आपको दिन भर पढ़ाई करनी है। आप जब भी किसी चीज़ की आदत डाल लेते हो, वो भी हमारा ब्रेन ही यहाँ पर नियंत्रित करता है। और इसी के साथ ये ब्रेन ही है जो आपके सभी हॉर्मोन्स को भी, जो कहते हैं ना कि किन किन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। देखो एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कंट्रोल करता है। याद रखना, तुमने पाचन तंत्र पढ़ा, तुमने श्वसन तंत्र पढ़ा, तुमने परिसंचरण तंत्र पढ़ा, तुमने कंकाल तंत्र पढ़ा, तुम आगे प्रजनन तंत्र पढ़ोगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे। बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं सबको यही कंट्रोल करता है। मैं अगर आपसे ये बोलूँ ना कि शरीर में हॉर्मोन्स बनते हैं, हॉर्मोन भी तब तक नहीं बनेंगे जब तक ये सूचना नहीं देता। इसीलिए हमारे जो हार्मोन बनते हैं ना, उन ग्रंथियों को हम नाम देते हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो हमारे क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, उनको हिंदी में कहा जाता है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। ये लिखते चलना भाई साथ में। ये बनाती है हमारे हार्मोन। बट ब्रेन तो किसी भी प्रकार की कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बट ये हार्मोन बनाने में मदद करती है। इसीलिए याद रखना, ब्रेन को एक झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा कृष्णा सिंह, कंप्यूटर भी हो जाएगी, टेंशन मत लो। आज मैं एक बार बात कर लूँगी कि भैया क्यों खाली है तुम्हारा कंप्यूटर का सेक्शन। बात करके फिर आपको कल वाली क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक। ब्रेन अकेले काम करता है सबको बैलेंस करने का, सबको कंट्रोल करने का। सारे हॉर्मोन्स को बनाने में ब्रेन ऑर्डर देगा एक अंतःस्रावी ग्रंथि को, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, की चलो चलो भैया अपना काम शुरू करो, हार्मोन बनाने जारी करो। तो ये अल्टीमेटली एक झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर काम कर रहा है। ये सिर्फ सक्रिय करने का काम करेगा अंतःस्रावी ग्रंथियों को, जहां पर हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। रिदम पॉइंट ये कह रहा था वंशिका, रिदम मतलब आपके शरीर की लय, कि तुम्हें पता है कि भैया आप जो आदत डाल लेते हो ना, कहते हैं 21 दिन में आदत बन जाती है। वो बात सच है, वो गलत नहीं है, कोई मतलब ऐसी कहावत नहीं है। वो लय बन जाना, रिदम बन जाना, मतलब आप 21 दिन लगातार किसी काम को कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज को ना एक्वायर कर लेता है, उस चीज़ को समझ लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा ये लय है हमारी कि सुबह उठना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, रात को इस समय सो जाना है। कभी तुम देखना कि 21 के बाद 22वें दिन तुम अगर उस सेम चीज़ को नहीं करोगे, कि अगर तुम 21 दिन तक लगातार रोज रात को 7 बजे सो जाते हो, शाम हुई 7 बजे तुम सो गए और रात को 3 बजे तुमने उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, अगर तुम 22वें दिन नहीं उठोगे ना, अपने आप नींद आनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगी। इसीलिए कहा जाता है एग्जाम से कम 1 महीना पहले जो भी स्टूडेंट्स रात में पढ़ते हैं, भैया दिन में पढ़ना शुरू कर दो, सुबह उठना शुरू कर दो। क्योंकि अगर मान लो तुम डेली ना दोपहर में 2 बजे सो करके उठते हो, सुबह सो जाते हो 6 बजे, अब पेपर तो तुम्हारा उसी टाइम पीरियड में होगा। जब तुम पेपर देने जाओगे ना तो तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारा ब्रेन उस हिसाब से काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन को आदत किस चीज़ की है? उस समय सोने की आदत है। तो हमारी रिदम बन जाती है, लय बन जाती है। ठीक है। चलो, आकाशदीप कह रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं कंप्यूटर की, देख लो भाई। चलिए इस पे चर्चा कर लेंगे बाद में, आपका हल भी यहाँ पर मिल गया है। अब आ जाओ, जरा इसको नोट कर लिया सबने कि ये एक्टिवेट कर रही है अंतःस्रावी ग्रंथियों को? जल्दी से बताओ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं, वो ग्रंथियां होते हैं शरीर की जो हमारे हार्मोन बनाती है, जैसे कि अफ्टू ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, आपका ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है। ये सब अलग अलग हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, आपका थाइमस, पेनक्रियाज, इन्हें कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, लिखा है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी में गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, मेंटेन करते हुए दिखाई देती है। अब अगर मैं ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ, तो जो ब्रेन होता है ना हमारा, कुछ इस प्रकार से एक अखरोट की तरह दिखाई देता है। अंदर से कैसा दिख रहा है? एक अखरोट नजर आ रहा हो मान लो, और बाहर से तो मैम हड्डी है ही है, मतलब चेहरे की पूरी हड्डी हमें दिखाई दे रही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं कि देखो, हमेशा जब भी हम बात करते हैं ना, हमारी बॉडी में कोई ना कोई अंग बना है, हर अंग की उत्पत्ति हुई है कोई भ्रूण कोशिका से। एक बात बताओ मुझे जल्दी से, आप सब मानते हो कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय उसके सारे अंगों का निर्माण होता है। 9 महीने में पहले उसका हृदय बनेगा, फिर उसके बाकी के हाथ पांव बनेंगे, उसके अंग बनेंगे, हर प्रकार से ऑर्गन डेवलप होते हैं। लेकिन वो जो अंग बनते हैं ना किसी भ्रूण के अंदर, वो भी किसी झिल्ली से बनते हैं, किसी सेल से बनते हैं। उन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है भ्रूण कोशिका।
ठीक है, जिससे बच्चे के अंग बनकर तैयार होते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल आपको 3 प्रकार की झिल्ली के द्वारा दिखाई देती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। याद रखना, एक बच्चे के विकास के दौरान यही तीनों झिल्लियां अलग अलग अंग बनाती हैं। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैम बॉडी के अंदर एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, एक भ्रूण पनप रहा है, तो उसके अंग बनेंगे। अंग किससे बनेंगे? स्टेम कोशिकाओं से। उसके अंदर 3 लेयर होती हैं, जैसे कि एक्टोडर्म है, ये हमारे ब्रेन को बनाती है। हम बात करें मीजोडर्म की, तो वो हमारे रक्त को, ब्लड को, हृदय को बनाने का काम करती है। तो लगभग हर एक अंग की उत्पत्ति इन्हीं तीनों झिल्लियों से दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बताओगे एक्टोडर्म से उत्पत्ति इसकी यहाँ पर दिखाई दी है। किससे भैया? एक्टोडर्म नाम की झिल्ली से इसकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। ठीक है, अगला आपसे पूछ सकता है कि इसका मुख्य तौर पे वजन कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 1300 से 1400 ग्राम, या फिर पाउंड में पूछेगा तो 3 पाउंड आप इसको यहाँ पर लिखेंगे। एक बात हमेशा हम कहते हैं ना कि पहले पुराना आदमी जो था, जब हम विकास से पहले की बात करते हैं, पत्थर घिस के आग लगाता था, होता था। आज के दौरान आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो कि आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस को देख पा रहे हो, पहले पत्थर घिस करके आग लगाई जाती थी। तो मैम विकास कितना ज्यादा हुआ है, ब्रेन के अंदर भी क्षमता उसकी बढ़ती हुई नजर आई है। ठीक है वर्षा, अभी इसको हमने बताया था, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी के अंदर ठंड लगेगी तो आपको हाथ कपकपाने शुरू करेंगे, आप हाथों को अपने आप रब करना शुरू करोगे, गर्मी लगेगी तो पसीना बनता है। तो होम्योस्टेसिस की प्रॉपर्टी ये करता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर और इंडिविजुअल काम जो होते हैं वो हम अभी बात करेंगे कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस तापमान को नियंत्रित करते हैं। चलिए नोट करेंगे, ब्रेन के अंदर इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म की है, इसका वजन 1300 से 1400 ग्राम है, या फिर हम इसे 3 पाउंड यहाँ पर कहते हैं। इसी हिसाब से अगर बात की जाए कि आपके ब्रेन टोटल बॉडी वेट का कितना लेकर चलता है, सिर्फ 2%। यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है, तुमने कहा मैम मेरी पूरी बॉडी का वजन कितना है, 50 किलो है, 60 किलो है, 70 किलो है, उसका मात्र 2% हमारे ब्रेन का दिखाई देता है। ठीक है, ब्रेन का दिखाई देता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जल्दी से इसको एक बार नोट करेंगे। और इसी के साथ जो हमारा ब्रेन है वो कितना यूटिलाइज करता है, 20% आपके ब्लड की ऑक्सीजन का यूज करता है। ब्लड में ऑक्सीजन घूम रही होती है, रुधिर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, उसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए ही चाहिए। तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। किसी को इस प्रकार से पढ़ने में कोई समस्या लग रही है भाई? इसे सबको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई वैसे पूछता नहीं है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहे हैं मैम बायोलॉजी समझ में नहीं आता है। रोहित श्रीवास्तव, आज आपकी पहली क्लास है शायद। आप अपना डेली बेसिस पे भैया क्लास लीजिए, आपको हर एक चीज़ जो है वो समझ में भी आएगी, क्लियर भी होगी। क्लियर? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ब्रेन को समझने में परेशानी हो रही हो कि मैम ये जो आपने पॉइंट बताए हैं ये क्लियर नहीं हो रहे, ऐसा कुछ है क्या? करो भाई फटाफट से, लिख लियो यहाँ तक सभी। तो ये हमारा मस्तिष्क है जो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब इस ब्रेन के ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है। जैसे हम हमेशा ये कहते हैं ना कि आपके फेफड़ों को बचाने वाली एक झिल्ली बताई थी जिसका नाम था प्ल्यूरा, हृदय को बचाने वाली एक झिल्ली बताई थी जिसका नाम था पेरिकार्डियम। ऐसे ही ब्रेन को भी बचाने वाली कुछ झिल्लियां होती हैं। मतलब आपने कहा कि मैम समझो बात को, आपने कहा बाहर की तरफ हमारी एक कपाल की हड्डी आ रही है, क्या है? एक क्रेनियम की हड्डी आ रही है, अंदर मेरा ब्रेन है। तो भैया इन दोनों के बीच में एक लेयर होगी जो इस ब्रेन को बचा करके रखने का काम करती है। ठीक है, चलो नहीं रिवीजन मयंक, जो आप नोट्स बना रहे हैं उससे कर लीजिए अभी। वन लाइनर आप लोगों के जो प्रैक्टिस शीट है उनके अंदर आपको एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकी वन लाइनर अभी नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे जब ये सिलेबस आपका थोड़ा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है भाई, बाकी जो भी चीज़ जिस समय पर पहुंचनी होगी आपके पास पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल जो नोट्स बना रहे हो उससे रिवीजन करो, क्योंकि केवल 4-6 पॉइंट पढ़ के वन लाइनर से मैं नहीं मानती कि आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो जाता है। एक चैप्टर की 4 लाइन पढ़ ली, चलो हो गया।
यहाँ तक लिखा। अगली बात करते हैं कि ब्रेन को बचाने वाली कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स यहाँ पर आपकी उपस्थित होती हैं। देखेंगे भाई कैसे होती हैं। देखो इधर ध्यान दो, हम कह रहे हैं सबसे बाहर की लेयर है भाई, ये अंदर जो है ना, ये मांसपेशी वाला, ये ब्रेन है हमारा, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। ये ऊपर वाली हड्डी है कपाल की, जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं, क्रेनियम कह रहे हैं। तो मैडम ये बीच में जो झिल्ली आ रही है ना, ये तो करोटी हो गई हमारी, ठीक है, कपाल की हड्डी हो गई। ये जो बीच में आपको दो तीन झिल्लियां दिख रही हैं, ये इस ब्रेन को बचा कर रखने का काम करती हैं। दरअसल इन लेयर्स के बीच में होता क्या है कि मान लो कोई व्यक्ति कहीं गिर गया, कहीं चोट लग गई उसके, जब वो गिरेगा ना तो उसके सर पे एक शॉक लगेगा, एक झटका, एक सदमा टाइप का लगेगा। तो पहले चोट जाती है उस हड्डी के ऊपर, जो हमारी बाहर की कपाल की हड्डी है। उस हड्डी के बाद ये बीच में तीन झिल्लियां होती हैं, इसके बीच में एक द्रव्य भरा हुआ होता है, इसके बीच में एक द्रव्य भरा होता है जो सदमे को अवशोषित करने का कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पर करता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से आप देख सकते हो कि तीन लेयर्स उपस्थित होती हैं, जिनका नाम होता है मेनिंज, और वो मेनिंज के बीच में एक द्रव्य भरा होता है जिसको कहते हैं CSF। ये वाला अंदर की तरफ हमारा ब्रेन है, ये आपकी धमनी आ रही है, शिरा आ रही है, जो ब्रेन तक आपके ब्लड वेसल्स के तौर पे काम यहाँ पर कर रही है। तो तीन लेयर्स आपकी पाई जाती हैं। तीन लेयर्स में एक ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड और पायामेटर, ये तीन झिल्लियां होंगी जो अल्टीमेटली कनेक्शन किससे बनाती हैं, आपके मस्तिष्क से कनेक्शन यहाँ पर बनाती हैं। ठीक, तो अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार कि हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर तीन संयोजी ऊतक की झिल्लियां होती हैं जो इसकी रक्षा करती हैं। तीन संयोजी ऊतक की झिल्ली मस्तिष्क की रक्षा करने का काम करती हैं, और इन्हीं तीनों को मिला करके हम क्या नाम देते हैं, मेनिंज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं भाई, मस्तिष्क आवरक झिल्लियां, या मेनिंज का नाम इसको यहाँ पर दिया जाता है। ये तीनों झिल्लियों में सबसे बाहर की झिल्ली होती है ड्यूरामेटर, फिर आती है अरेक्नोइड मेटर, और तीसरी होती है आपकी पाया मैटर। तो इसको लिख लेंगे कि ये तीन अलग अलग झिल्लियां मिलकर के बनाती है मेनिंज। अगर पूछेगा कि कौन सी लेयर प्रोटेक्ट कर रही है तो मेनिंज का नाम होगा, तो आप इसका लिख सकते हो। मेनिंज में भी ये बाहर की है, ये भीतरी है, और ये आपकी अंदर वाली दिखाई दे रही है, ठीक है, ये मध्य में पाई जाती है, मेटा यानी कि मध्य में। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, ये तीन लेयर्स आपकी उपस्थित होती हैं। मैम आप भाई पीपीटी से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ एक बार। क्यों भाई, पीपीटी से प्रॉब्लम हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर पीपीटी से कोई समस्या है तो आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम हाथ से लिख करके बढ़ा देते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पेरियोस्टियम मतलब आपके हड्डी के बाहर की लेयर उसे कहा जाता है। चलिए, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे के अंदर जब जन्म होता है ना, तो उसका वजन 300 से 450 ग्राम तक देखने को मिलता है। 300-400 ग्राम तक का वजन उसके ब्रेन का देखा देखा जाता है, ठीक है जी। मेटा मतलब मिडिल वाली लेयर, मध्य वाली लेयर, लिख लिया यहाँ तक सभी ने। मेटा मतलब मिडिल में ये लेयर आती है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि तीन लेयर्स होती हैं तो एक ड्यूरामेटर, एक अराक्नोइड और एक पायामेटर, DAP के नाम से, डैप के नाम से, इन्हें याद रखना कि ये तीन लेयर्स हमारी मिलती हैं, और तीनों को मिला करके हम क्या नाम देते हैं, आपका मुख्य तौर पे मेनिंज का नाम दिया जाता है। ऑलराइट, चलो, तो ये तीन लेयर्स होती हैं, और इन्हीं तीनों झिल्लियों के बीच में अगर हम बात करें तो यहाँ एक द्रव्य भरा हुआ होता है,
एक लिक्विड होता है जो कि आपका उपस्थित होता है, और उस लिक्विड को हम नाम देते हैं आपका CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। याद रखना कि ये जो CSF होता है ना हमारा, ये द्रव्य कहा जाता है जिसे कहते हैं मस्तिष्क कमेरु द्रव्य। ये द्रव्य अपने सदमे को अवशोषित करने का मुख्य काम करता है, आपके मस्तिष्क को पोषण भी प्रदान करता है, और साथ में ये लिक्विड आपका मेनिंज के बीच में पाया जाता है। तो इसके मुख्य 3 काम होते हैं, इसको नोट कर लेंगे साथ में कि ये लिक्विड कहाँ उपस्थित होगा, बिटवीन दी मेनिंजेस। ये मेनिंज के बीच में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण भी प्रदान करता है और शॉक एब्जॉर्ब करने में भी यहाँ पर ये मदद करता है। ठीक है, पायामेटर क्या होता है मैम? पायामेटर अंदर वाली एक झिल्ली होती है जो आपके मस्तिष्क से टच हो रही होती है। चलो नोट करो फटाफट से, CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है रतन कुमार। क्लियर है सबको यहाँ तक कि कैसे कैसे हमारे ब्रेन का बाहरी आवरण दिखाई देता है, यानी कि आउटर लेयर नजर आती है। अब इसी आउटर लेयर के अंदर जब हम आएंगे, ब्रेन को देखेंगे, तो मस्तिष्क हमारा किस प्रकार से नजर आता है, जिसे हम कहते हैं कि 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। लिख लिए हो यहाँ तक सभी? चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे इसी ब्रेन के अंदर ना 3 भाग हमने बांट दिए। पहला भाग, सबसे बड़ा भाग, सबसे ज्यादा जो हमें दिख रहा है ना, उसे कहते हैं अग्रह मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। कि पहला भाग हमने सबसे ऊपर वाला देखा, फोर ब्रेन का। बीच में कुछ छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये मध्य मस्तिष्क कहा जाएगा। और नीचे की तरफ जो आपका बचा हुआ हिस्सा है, इसे हम कहते हैं ब्रेन का तना, जिसे पश्चिम मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो मुख्य तौर से आपके ब्रेन के 3 भाग होते हैं यहाँ पर। पहला भाग याद कर लेना, फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन, जिसको हम क्या नाम देते हैं आपका, अग्रह मस्तिष्क। दूसरा भाग आता है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और तीसरा भाग आता है पश्चिम मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। तीनों के अलग अलग कुछ हिस्से भी नजर आते हैं। जैसे फोर ब्रेन का सबसे बड़ा भाग आता है सेरिब्रम, जिसे कहा जाता है हिंदी में प्रह मस्तिष्क। और दूसरा आता है आपका थैलेमस, फिर आता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं हमारे फोर ब्रेन के, जिसमें सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाए कि भैया पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट किसे आप कहते हो, तो वो हमारा सेरिब्रम होता है। इसे कहा जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। इसी प्रकार से जो आपका हाइंड ब्रेन होता है, ये भी 3 भागों में बटा होता है। इसमें आता है सेरिबेलम, जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। फिर आता है आपका पॉन्स वैरोली और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा।
ये दोनों भाग हमारे आते हैं पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। इसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा। तो सवाल एक तो तुमसे ये पूछ सकता है कि सेरिबेलम को ही हम नाम देते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, और सेरिब्रम को कहा जाता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसका कोई भी ऐसा सच भाग नहीं दिख रहा, कोई भी ऐसा टाइप नहीं दिखाई दे रहा, ये सिर्फ इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ठीक है। मेनिंज क्या होता है? मेनिंज बाहर की झिल्ली है जो ब्रेन के बाहर आपकी उपस्थित होती है, ब्रेन और कपाल की हड्डी के बीच में एक लेयर पाई जाती है। ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है जब भी झटका लगता है ना, सदमा लगता है, तो वो लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, आपको पता है, सॉलिड में नहीं होता। तो लिक्विड के दौरान इस द्रव्य के साथ हम क्या कर सकते हैं, उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो लिक्विड द्रव्य की प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दिखाई देता है उसके द्वारा। तो सदमे को ये अवशोषित करता है। ठीक है भाई, चलो, तो ये कहलाता है हमारा ब्रेन। क्लियर है? फोर ब्रेन के तीन भाग हैं। अब देखो कैसे दिखाई देते हैं, इसको देख लेते हैं। अगर हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर ये ना अलग अलग हड्डियां नजर आ रही हैं, ये अलग अलग हड्डियां हैं। ये माथे वाला पार्ट आगे का दिख रहा है इस प्रकार से, फिर ये पीछे का, मतलब हम बात करते हैं एक माथे की हड्डी है, टेम्पोरल, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ऐसे तीन चार हड्डियों से मिलकर बना है। ये क्या है? हमारी हड्डियां हैं। ये हमारी बोन्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो आपको अलग अलग लोब के तौर पे दिखाई देंगी। लेकिन हमने जो बांटा है ना ब्रेन को, वो किस प्रकार से बांटा है? वो हमने तीन भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो हम देख पा रहे हैं वो ये ऊपर वाला नजर आ रहा है, जिसको कहते हैं हमारा नर्वस सिस्टम का सेरिब्रम। मैंने कहा ना सबसे बड़ा भाग है। तो सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीन भाग आते हैं अग्र मस्तिष्क में, आगे वाले भाग में। फिर बीच में ये कुछ हिस्सा है जो कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ऊपर वाले को और नीचे वाले को। नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जो आता है ये हिस्सा पॉन्स का दिख रहा है, ये मेड्यूला है, और ये हमारा सेरिबेलम है। तुम खुद बताओ जरा देख के, सबसे बड़ा भाग क्या दिख रहा है मैम? ये वाला दिख रहा है, मतलब ये जो पूरा मुझे गोल गोल सा नजर आ रहा है, तो इसे मैंने कहा सेरिब्रम। इसके बाद दूसरा कौन सा है जो मुझे इससे बड़ा आकार का दिख रहा होगा? वो दिख रहा है ये, इसे कहा जाता है सेरिबेलम, यानी कि हमने नाम दिया अनुमस्तिष्क। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं कि सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स, इन तीनों हिस्सों को मिला करके हम पश्चिम मस्तिष्क के अंदर रख देते हैं। तो ये हिस्से हैं जो हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है भाई, चलिए तो इनको एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। इंग्लिश अच्छे से, अच्छा जी। हाँ आदित्य कुमार, चार हड्डियां हमें अलग से दिखाई देती हैं, लेकिन अगर प्रकार पूछेगा ब्रेन का तो वो तीन दिखते हैं, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन भाग दिखाई दिए हमें, ए सेरिब्रम का, बी थैलेमस का और सी हाइपोथैलेमस का। मध्य वाला जोड़ रहा है, और पश्चिम मस्तिष्क में भी हमें तीन भाग दिखाई दिए, ए सेरिबेलम, बी पॉन्स और सी मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। ये लिख लिया सबने? क्यों भाई, ये लिख लिया है सभी ने? ठीक भाई, अब एक एक करके सबको यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी दिखाई देती हैं। देखो सबसे पहले आया सेरिब्रम। आप में से सब लोग ये कहते हैं ना कि मैम मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या मैं पढ़ाई में एवरेज हूँ, या मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। आपकी जो मेमोरी है, आपका जो आईक्यू है, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट है, ये सारी चीज़ें सेरिब्रम संभालता है। आपको कितनी चीज़ें याद रह पाती हैं, कितनी अच्छी आपकी मेमोरी है, आप कितना याद रख पाते हो, याददाश्त कमज़ोर है या आपकी बहुत अच्छी है,
आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ कितनी है, कि आप कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीख पाते हो, आपकी बॉडी में कॉन्शियसनेस कितना है, आप चेतना बॉडी के अंदर आपकी कितनी देखी जाती है। मतलब अगर हम बात करें कि भैया अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम किस प्रकार से उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप जीवित हो, इसका एक सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि आपकी बॉडी में कॉन्शियसनेस है। तो हर प्रकार से अगर हम देखें आपकी बॉडी के अंदर अगर सेरिब्रम ना हो तो आपका आईक्यू, मेमोरी, लर्निंग, जो कहते हैं ना इंसान के कभी सेरिब्रम ब्रेन पे असर पड़ता है तो वो हमारे सेरिब्रम पे असर पड़ता है। तो ये वो भाग है जो किसके लिए जिम्मेदार है, आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए, मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार देखा जाता है। इंट्रोडक्शन क्लास प्लेलिस्ट में है, एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं एक बार दिखवा दूंगी, हालांकि मेरे इसमें शो हो रही है कि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास प्लेलिस्ट के अंदर है, तो एक बार चेक कर लेना, वो आपकी वहीं पर है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला भाग सेरिब्रम का यहाँ पर नोट करेंगे कि जो हमारा सेरिब्रम होता है इसका मुख्य काम क्या होगा। इसे हम कहते हैं, लिख लो भाई, ए सेरिब्रम। पहला हमने बोला लार्जेस्ट पार्ट है, दूसरा कंट्रोल करता है आईक्यू, मेमोरी, लर्निंग, कॉन्शियसनेस। ठीक है, प्रह मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग यह बुद्धि, चेतना, याददाश्त और आपके ठीक है को नियंत्रित करता है। इट इज मेड ऑफ टू cerebral hemispheres connected by corpus callosum। यह मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कॉर्पस कैलोसम से जोड़कर रखता है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर लिखा कि इसका मेन काम क्या है, और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि भैया ये दो गोलार्ध में बटा हुआ है, मतलब अगर मैं इस पूरे ब्रेन को देख रही हूँ और ऊपर से अगर देखूंगी ना तो ये दो इस प्रकार इस प्रकार के गोलार्ध यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। एक राइट वाला भाग है, एक लेफ्ट वाला है, और इसके बीच में ये जुड़े हुए होते हैं। ये जो जुड़े हुए हैं इस भाग को हम नाम देते हैं आपका कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से, हमने कहा ना ये ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो आपको चमकता हुआ दिख रहा है सबसे बड़ा भाग वो सेरिब्रम कहलाता है, वही सेरिब्रम यहाँ पर कहलाता है। और इसी सेरिब्रम के अंदर हम लेफ्ट और राइट दो गोलार्ध देखते हैं। इन दोनों गोलार्ध को, मतलब अगर तुम ऊपर से पकड़ के इसे देखोगे ना तो इन दोनों को अगर कनेक्शन देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बीच में ये हिस्सा आपका नजर आता है। इसी हिस्से को हम क्या नाम देंगे आपका, इन बेसिकली कॉर्पस कैलोसम का नाम दिया जाता है। कि अगर हम इसे पकड़ के खोल देना तो देखो कुछ ऐसा सा ये नजर आता है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है कि इस प्रकार से ये कहलाता है कॉर्पस कैलोसम। यही हिस्सा है कि हम ऊपर से देखते हैं तो हमें ऐसा दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर ना एक हिस्से पर ये दोनों गोलार्ध जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये मेजर पार्ट होता है आपके ब्रेन का, मुख्य भाग होता है। तो याद रखिएगा, ऊपर से ऐसा है, अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसको लिख लो अब एक बार फटाफट से। ठीक है पीयूष, मैं एक बार आज चेक करा लूंगी, उसके बाद आप देख लेना इसको। ठीक है भाई, लिखा हुआ समझ में किस किस को नहीं आ रहा है?
क्यों भाई, लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में नहीं आ रहा है? हाँ जतिन, इसको आप कर लेना। पुरुषोत्तम बहुत देर से कह रहे हैं, क्यों भाई, लिखने में लिखा हुआ बिल्कुल पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है क्या? चलो भाई, ब्रेन की मेमोरी कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं? ब्रेन की मेमोरी के लिए ना, याददाश्त के लिए वही बात आती है कि मूंगफली खाओ, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ये दोनों तीनों चीज़ें जो मेवे होते हैं ना, सूखे मेवे, वो खाने चाहिए। और साथ में दूध पीना चाहिए। दूध जो है वो आपका केवल ये नहीं कि आपकी बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करेगा, आपकी मेमोरी को भी ये शार्प करने में हेल्प करता है। तो बादाम हो गया और अखरोट हो गए, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? चलो, तो भैया ये कहलाता है हमारा सेरिब्रम, पहला भाग है। हैंड राइटिंग पर और ध्यान दे लेंगे। दूसरा भाग जो आता है उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस का काम क्या होता है? जो आपके बी भाग जो होगा वो होता है हमारा थैलेमस। इट कंट्रोल्स टच, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यह तापमान, स्पर्श व दाब को नियंत्रित करता है। मतलब कहीं भी कैसा भी अगर आपके बॉडी पे कुछ भी चीज़ टच हो रही है तो थैलेमस काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में तापमान थोड़ा बहुत भी बिगड़ रहा है या कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो थैलेमस काम करेगा। और अगर प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर मतलब मान लो तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी किसी ने मार दी, तो तुम ऐसा तो नहीं है ना अपना पैर वहीं की वहीं लेकर खड़े रहोगे, वही पैर हटाओगे ना तुरंत। अगर थैलेमस काम कर रहा है तो तुरंत से आप पैर हटा लेंगे। इवन किसी ने पिन भी चुभा दी तो तुरंत तुरंत हाथ को हटाते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? आपके थैलेमस वाले भाग के अंदर आती है। ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसको याद कर सकते हैं हम टीटीपी के नाम से, कि टीटीपी, ये तीन नाम अगर कहीं दिख जाए, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, तो ये थैलेमस वाला हमारा संभालता हुआ नजर आता है। ठीक है, प्रेशर किसी भी प्रकार का, बॉडी पर, आपके बॉडी के अंदर प्रेशर बन रहा हो, बॉडी के बाहर कोई दबाव लग रहा हो, कोई चोट लग रही हो, उन सभी चीजों को नियंत्रित ये यहाँ पर करता है। ठीक है मैम, हम हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ रहा है लिखा हुआ, वो लड़का झूठ बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो राइटिंग हम अपनी और देख लेते हैं यहाँ पर। चलो, तो इसे कहते हैं थैलेमस। इसके बाद जो दूसरा भाग आता है उसको नाम दिया जाता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है। दूसरी चीज, इट कंट्रोल्स टेम्परेचर। तापमान को ये भी नियंत्रित यहाँ पर करता है। यह ताप नियंत्रण में मदद करता है। इसी के साथ इट कंट्रोल्स ऑल फीलिंग्स। यह भावनाओं का नियंत्रण करता है। आप अगर हाइपोथैलेमस की बात करोगे ना,
तो हाइपोथैलेमस थैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसको नाम देते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। अब सबसे पहले इसी चीज़ को समझ लेते हैं। आपकी बॉडी में ग्रंथियां हैं बहुत सारी, मैंने अभी ब्रेन में बताया था कि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम क्या नाम देते हैं, आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये हार्मोन बनाती हैं। अब आपकी एक ऐसी ग्रंथि होती है जो मास्टर ग्रंथि कही जाती है, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। अब देखो पाई कहाँ जाएगी, अगर मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास ब्रेन है, कहाँ है भैया ब्रेन, ये रहा, ठीक है, इधर ध्यान देना भाई, ये हमारे पास ब्रेन है। यहाँ पर ना नीचे से ये छोटी सी जो निकली हुई दिख रही है, इसको नाम दिया जाता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में ऐसी पाई जाती है जो कि सारे हार्मोन को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। कि आप अगर ये कह रहे हो ना कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स बनते हैं वो किसकी मर्जी से बनते हैं, तो सबसे पहले ये पीयूष ग्रंथि काम करेगी। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंग नहीं है, याद रखना, ऑर्गन नहीं है, ग्रंथि है। लेकिन ये काम तब करती है जब इसके ऊपर बैठा हुआ ये हाइपोथैलेमस इसको बोले कि हाँ भैया काम करना शुरू कर दो। जैसे स्कूल में होता है ना कि टीचर तब काम करेगा जब प्रिंसिपल का ऑर्डर आएगा, तो ये प्रिंसिपल है, ये मास्टर का भी मास्टर है। इसीलिए हाइपोथैलेमस कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे काम नहीं कर रहा, बट एक्टिवेट कर रहा है किसको, इस अंतःस्रावी ग्रंथि को, इस ग्लैंड को। तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस इसीलिए एक झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि कही जाती है, क्योंकि खुद तो काम नहीं कर रही बट इसके बिना भी काम नहीं हो रहा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है सर, लाइव क्लास, अच्छा दुलारे बाबू लाइव क्लास चल रहा है। भैया देखो टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस भी ज़रूरी है और रिवीजन भी ज़रूरी है। आप चाहे वीकेंड पे निकालिए या कैसे भी, लेकिन समय निकालिए अपना डेली रिवीजन के लिए। आ जाओ तो फिर फटाफट, कॉपी पेस्ट मत करो भाई। इसे कहते हैं आपकी पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट करने वाला, तो इसीलिए हम इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड कौन है? पीयूष ग्रंथि, उसका मास्टर बैठा है ये तापमान नियंत्रित करेगी और आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स मतलब तुम्हारी भावनाएं, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लड़ाई कर रहे हो, प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, आपको डर लग रहा है, मोटिवेशन है किसी भी चीज़ का, या मैं कहूँ कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की भूख प्यास बन रही है, हर एक चीज़ को यही नियंत्रित करता है। तो अगली बार से मत कहना कि मैम दिल टूट गया, भाई दिल का तो कोई रोल ही, ग्लैंड्स हार्मोन को बनाती है ना, उन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों के तौर पे बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रहा है सब? एक बार बताओ जरा। सब कुछ क्लियर है? अभी सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो प्रॉपरली आ रहा है? ऑल राइट। तो मैंने कहा ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, यही तापमान नियंत्रित करती है और सारी की सारी फीलिंग्स मतलब जितनी भी भावनाएं हैं मैडम, उन सबको यही संभालता हुआ नजर आता है। दर्द का पता कैसे चलता है? थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से। वो हमारे इसी हाइपोथैलेमस से यहाँ पर चलता है, क्योंकि मुख्य काम ये करता है। थैलेमस उस चीज़ को रिसीव करेगा और हाइपोथैलेमस तुम्हें बताएगा कि काम क्या हो रहा है, चीज़ें दिक्कत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें अभी और रहेंगी जिसमें हम मध्य मस्तिष्क और आपके पश्चिम मस्तिष्क में पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास को भी यहीं तक रखते हैं, आपका समय भी हो चला है, तो इस चीज़ को कर लेना अच्छे से रिवाइज। तो ये मत कहना हाइपोथैलेमस टूट गया है, नहीं बिल्कुल मत कहना, लेकिन हाँ आपके फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को यही है जो कि यहाँ पर संभाल रहा होता है। इसको एक बार दोबारा से कल कवर कर लेंगे, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट को। ये तीनों लाइंस अभी लिख लेना, इसको दोबारा से एक बार कल स्टार्ट करेंगे सेम टाइम सुबह 9 बजे के लिए। और रिवीजन ज़रूर से कर लेना, समय निकालो भाई, बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो मेक श्योर कि आप रिवीजन ज़रूर कर रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी में छेद हो जाते हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम जो है ना वो ब्लड में चला जाता है। आएंगी ये सब चीज़ें भी, हमने करेंगे इसे कवर। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सुबह 9 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक को फिर फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कल वाले भाग में। टिल देन थैंक यू सो मच।